स्फेरिकल लेंसेज। ये जो है स्फेरिकल लेंसेज, इसमें है अ लेंस इज अ पीस ऑफ रिफ्रैक्टिंग मीडियम, चाहे तो नोट करें चाहे तो ना करें, जैसे आपकी मर्जी है। अ लेंस इज अ पीस ऑफ रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाई टू सर्फेसेज एटलीस्ट वन ऑफ विच इज अ कर्व सरफेस। तो जब हम लेंस की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर दो कर्व सरफेसेज होती हैं हमेशा। जब किसी भी लेंस की बात करेंगे तो दो कर्व सरफेसेज होती हैं। तो वो किस तरह से होगी वो देखिए। जैसे हमने मिरर की बात पड़ी, जैसे हमने मिरर करा था, तो मिरर में हमने बोला था कि उसको हम स्फेरिकल मिरर बोलते थे मिरर को। तो मिरर को स्फेरिकल मिरर इस वजह से बोलते हैं कि एक बड़ा सा हमारे पास एक बॉल होता है, ग्लास का बॉल होता है। तो बॉल है तो बॉल की शेप क्या है, स्फीयर की शेप है। तो वो एक स्फीयर की शेप के जैसा है, मतलब एक बॉल है, कांच की बॉल है, ग्लास की बॉल है। आपने क्या करा कि आपने इसको इस साइड से काट लिया, जैसे आपने इस साइड से इसको काट लिया और काट कर आप यहाँ ले आए, अलग से निकाल कर आप इस टुकड़े को बाहर लेकर आ गए। ठीक है, अब इस टुकड़े को आपने पीछे की तरफ से यहाँ से पॉलिश कर दिया। जब आपने यहाँ से उसको पॉलिश कर दिया तो इसका मतलब ये क्या बन गया, ये कॉन्केव मिरर बन गया। इसको हम कॉन्केव मिरर बोलते हैं। कॉन्केव मिरर मतलब ये अंदर वाला पोर्शन इसका गहरा है, गहरा मतलब केव के जैसा, जैसे गुफा होती है, तो हमने बोल दिया कि ये कॉन्केव मिरर है। अब इसी तरीके से इसी टुकड़े को अगर मैंने गहरी वाली साइड से पॉलिश कर दिया, तो इसका मतलब क्या है, ये जो उभरी हुई साइड है वहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा, तो ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया। फिर क्या करेंगे, ये तो कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर हो गया। अब मैं पॉलिश नहीं कर रहा हूँ, मैंने एक टुकड़ा जो यहाँ से काटा है इसको मैंने बाहर निकाल लिया ऐसे, ठीक है। और बिल्कुल इसी के साइज़ का मैंने एक टुकड़ा यहाँ से काट लिया और इसको मैं काट कर ले आया और मैंने यहाँ पर चिपका दिया ऐसे, ठीक है। तो ये जो हमारा लेंस बना है, ये लेंस बन गया, इसमें कोई भी पॉलिश सरफेस नहीं है, कोई भी पॉलिश सरफेस नहीं है। तो दोनों ही जो सरफेसेस हैं वो उभरी हुई सरफेस है। उभरी हुई सरफेस को ही हम कॉन्वेक्स सरफेस बोलते हैं। तो आप ये देखिएगा कि इधर से भी उभरा हुआ है, इधर से भी उभरा हुआ है। गहरा वाला पोर्शन तो अंदर है, उसको छोड़ दो। तो बाहर से जो दिखाई दे रहा है वो कैसा दिख रहा है, उभरा हुआ दिख रहा है। तो इसी को बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, इसी को बोल देते हैं कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब करिए इसका उल्टा काम कि आपने ये टुकड़ा यहाँ से काट कर निकाल लिया, ये टुकड़ा यहाँ पर रख दिया आपने, और इस तरह से ये वाला टुकड़ा निकाला। अब इस टुकड़े को इसके सामने ना लगाकर पीछे लगा देते हैं, ऐसे लगा दिया। और फिर दो कांच के ट्रांसपेरेंट कांच के पीसेस लाकर स्ट्रेट पीसेस लाकर आपने एक पीस तो यहाँ पर चिपका दिया और एक पीस यहाँ पर चिपका दिया। वो इस वजह से चिपका ताकि ग्लास ही रहे, उसके अंदर एयर ना चली जाए, मतलब मीडियम चेंज ना हो पाए, ठीक है। तो ये वाला जो आपका लेंस बना है, इस लेंस को हम क्या बोलेंगे, कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस किससे बोलेंगे, क्योंकि दोनों की दोनों साइड जो है वो क्या है, गहरी साइड्स हैं, यानी कि केव वाली, दोनों केव वाली साइड्स हैं, गहरी वाली साइड्स हैं। तो ये हमारा कॉन्केव लेंस हो गया, समझ गए। तो ये दो तरीके के लेंस हैं, ये आप लोग 10th में पढ़ चुके हैं। ये दो टाइप के लेंस, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस। अब जो नया करना है वो देखिएगा वो क्या है। नया है इसमें टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंसेज, ठीक है। ये भी नोट करने की जरूरत नहीं है, जो चीज़ नोट करनी होगी मैं अभी बता दूंगा आपको। टाइप्स ऑफ हालांकि मिलेगा वो भी नोट्स में आपको लिखा हुआ, लेकिन साथ साथ आप नोट करेंगे तो डेरिवेशन अभी करवाऊंगा, तो साथ साथ नोट करेंगे तो वो चीज़ थोड़ी सही रहती है। और इसमें ना हमें 6 अलग अलग टाइप के डेरिवेशंस देखने हैं, 6 अलग अलग टाइप के डेरिवेशंस देखने हैं। लेकिन जो 6 डेरिवेशन है अलग अलग, लेकिन आपको बस 6 डायग्राम समझने हैं, बस डेरिवेशन सेम है, 6 के 6 डेरिवेशन सेम है, उसका प्रोसीजर सेम है, और वो प्रोसीजर बस आपको समझना है। तो एक का प्रोसीजर समझ लेना, बाकी पाँचों के पाँचों अपने आप समझ में आ गए, ठीक है ना। वही सब चीज़ लेकर चलेंगे, बस डायग्राम आपको उसका देखना होगा, हर एक के डायग्राम अलग अलग होंगे। 4 देखेंगे कॉन्वेक्स के केस में और 2 देखेंगे कॉन्केव के केस में। देखिएगा टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंसेज, पहला जो कॉन्वेक्स लेंस है उसको हम बोलते हैं डबल कॉन्वेक्स और बाई कॉन्वेक्स लेंस। डबल कॉन्वेक्स पहला जो है वो है डबल कॉन्वेक्स और बाई कॉन्वेक्स लेंस।
अच्छा, ये जो हम पढ़ा ना, हमने जो 10th में पढ़ा है कि ये डबल कॉन्वेक्स या बाई कॉन्वेक्स लेंस, यही पढ़ा है। उसके बाद दूसरा देखिएगा, दूसरा वाला जो लेंस होता है वो है प्लानो कॉनकेव लेंस। प्लानो कॉनकेव लेंस, प्लानो कॉन्वेक्स लिखी गलती से, ये कॉनकेव लिखा हुआ है यहाँ पर, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस। जो प्लानो कॉन्वेक्स लेंस है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये लेंस कैसा होगा कि प्लानो कॉनकेव मतलब एक तरफ तो प्लेन होगा और एक तरफ कॉन्वेक्स होगा, ऐसे एक तरफ से उभरा हुआ है और एक तरफ से प्लेन है, इसको क्या बोलेंगे? प्लानो कॉन्वेक्स लेंस। उसके बाद देखिएगा अगला है कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेवो कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है कि एक तरफ से कॉनकेव है, दूसरी तरीके से कॉन्वेक्स है। तो जो चीज़ गहरी है उसको बोलेंगे केव यानी कि कॉनकेव, और जो चीज़ उभरी हुई है यानी कि जो चीज़ उसकी जस्ट उल्टी है उसको बोलेंगे कॉन्वेक्स। कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। मैं कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस जैसा बना लो, जैसे कि चांद होता है, एक तरफ से कैसा है उभरा हुआ और एक तरफ से कैसा है गहरा है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, एक तरफ से कॉनकेव और एक तरफ से कॉन्वेक्स, तो कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस ये हो गया। तो भाई ये जो है ये तो 3 टाइप्स हुई हमारी कॉन्वेक्स लेंस की। उसके बाद इसी तरीके से हम देखेंगे कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस की 3 टाइप्स देखेंगे। टाइप्स ऑफ कॉनकेव लेंसेस, पहला आएगा डबल कॉनकेव और बाई कॉनकेव। डबल कॉनकेव और बाई कॉनकेव लेंस। डबल कॉनकेव और बाई कॉनकेव कैसा होता है, वो जो हम शुरू से पढ़ते आए हैं, जैसे कि इसको क्या बोला था, डबल कॉन्वेक्स और बाई कॉन्वेक्स, और ये क्या डबल कॉनकेव और बाई कॉनकेव, तो दोनों तरफ से कॉनकेव है, जो इधर से भी कॉनकेव गहरा, इधर से भी कॉनकेव यानी कि गहरा, तो ये हमारा डबल कॉनकेव या फिर बाई कॉनकेव लेंस। उसके बाद दूसरा बिल्कुल इसी के जैसे जैसे यहाँ देखा था, प्लानो कॉनकेव लेंस। प्लानो कॉनकेव लेंस, तो प्लानो कॉनकेव लेंस का मतलब क्या, एक तरफ से प्लेन और एक तरफ से गहरा, मतलब कॉनकेव, तो प्लेन और कॉनकेव, तो प्लानो कॉनकेव लेंस। तीसरा प्लानो कॉनकेव के बाद में तीसरा लिखेंगे कॉन्वेक्सो कॉनकेव। कॉन्वेक्सो धीरे धीरे चलो, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस में क्या है कि एक तरफ से कॉन्वेक्स और एक तरफ से कॉनकेव। तो कॉन्वेक्सो का मतलब उभरा हुआ और कॉनकेव का मतलब गहरा। सेम ही हो गया, सेम ही हो गया ना सर। डिफरेंस होता है, ऊपर से थेन होगा और नीचे से थेन एक होगा। अच्छा, बिल्कुल सही कहा आपने। एक मामूली सा डिफरेंस इसमें होगा, क्योंकि ये वाला जो कॉनकेव जो लेंसेज हैं, ये कॉनकेव लेंस ऊपर से थिक होते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक कॉन्वेक्स हो, तो कॉन्वेक्स तो एक बार को मैंने ऐसा बना लिया, लेकिन जब मैं कॉनकेव बनाऊंगा ना, तो कॉनकेव बनाने के लिए मुझे यहाँ से आधा टुकड़ा इसका लेकर आना पड़ेगा। तो जब यहाँ से आधा टुकड़ा आप लेकर आएंगे तो वो इस तरीके का बनेगा।
भाई इधर है कॉन्वेक्स, यानी कि कॉन्वेक्स तो इधर हो गया और इसका आधा टुकड़ा, जब ये आधा टुकड़ा उठाकर लाएंगे और यहाँ चिपकाएंगे मतलब ये थोड़ा सा इसके साथ आएगा, तो थोड़ी चौड़ाई के साथ आएगा बढ़ती, ठीक है। तो ये हमारे 3 तरीके के कॉन्वेक्स लेंस और 3 तरीके के कॉन्केव लेंस हो गए। उसके बाद देखिएगा डेफिनेशंस हैं इन कनेक्शन विद स्फेरिकल लेंसेज। तो डेफिनेशंस जो हैं, डेफिनेशंस ऑलमोस्ट वही हैं जो हमने मिरर में करी थी। तो डेफिनेशन के लिए हम 3 या 4 डेफिनेशन देखेंगे, ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है इसमें, वो देख लीजिए, और वो भी लगभग रिविजन सा ही है मिरर वाले का। देखिए जो इसमें पहला है वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि जिस भी बड़ी सी बॉल में से उसको हमने लेंस को काट कर निकाला है, उसका जो सेंटर है वही सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसा हमने मिरर में करा सेम, ठीक है। उसके बाद दूसरा है रेडियस ऑफ कर्वेचर। वो सेंटर से उस लेंस तक का जो डिस्टेंस है जो हमने काट कर निकाला है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। कि हमने इस बॉल में से हमने इसको काट कर निकाला, एक टुकड़ा यहाँ से और एक टुकड़ा यहाँ से। ये जो ओरिजिनल बॉल थी, इस ओरिजिनल बॉल का कोई सेंटर तो होगा ना, तो इस सेंटर को कहीं पर भी ज्वाइन कर दो, इधर ज्वाइन कर दो, इधर ज्वाइन कर दो, दिस इज कॉल्ड आर रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये जो सेंटर है दिस इज कॉल्ड सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये बिल्कुल सेम है जैसा कि हमारा मिरर में था, ये दोनों के दोनों बिल्कुल सेम है। उसके बाद अगला आता है जी प्रिंसिपल एक्सेस। और प्रिंसिपल एक्सेस क्या है कि जैसे मान लीजिए हमने बोला कि एक लेंस है हमारे पास, बाई कॉन्वेक्स लेंस या डबल कॉन्वेक्स लेंस मान लीजिए, ऐसे कॉन्वेक्स लेंस है। तो हम क्या करेंगे, इस कॉन्वेक्स लेंस को ऐसे वर्टिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। वर्टिकली हमने इसको इस तरीके से डिवाइड कर दिया 2 इक्वल पार्ट्स में। और फिर क्या करिए कि ये जो लेंथ है ना, ये जो लाइन है, इस लाइन का कोई तो सेंटर होगा, उस लाइन के सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, इस वर्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो लाइन होगी, दिस लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें भी कुछ नया नहीं है, ये भी बिल्कुल वही है प्रिंसिपल एक्सिस। तो इनकी छोटी छोटी डेफिनेशन से मैं नोट्स में इंक्लूड कर दूंगा। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस ये नहीं करने वाला मैं तुमको, क्योंकि ये वही है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है जी ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर सुनिएगा, ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन और ये जो हमारी वर्टिकल लाइन जो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं, मतलब ये इसके इक्वल होगा, ठीक है, और इधर वाला इतना सा हिस्सा और इधर वाला इतना सा हिस्सा ये इसके इक्वल होगा। ये जो बीच का पॉइंट है ना, इसको ऑप्टिकल सेंटर ओ बोल देते हैं। ऑप्टिकल सेंटर ओ बोल दो। जैसे कि वहाँ पर क्या होता था, वहाँ पर जो मिरर था, मिरर का जो सेंट्रल पोर्शन होता था उसको टी बोल देते थे, टी मतलब पोल। वहाँ पोल था, यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर है। यहाँ तक क्लियर है? अवंतिका क्लियर है? चलिए ठीक है। ये प्रिंसिपल, ये ऑप्टिकल सेंटर हुआ आपका। उसके बाद में यहाँ पर एक चीज़ देखनी पड़ेगी बस, कि जो फोकस है ना, फोकस यहाँ पर 2 होंगे। वो समझ लीजिए बस, वो कैसे समझ। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है। आपने क्या करा, आपने कहा कि कॉन्वेक्स लेंस बना कैसे, ये किस स्फीयर से निकल कर आया है। तो हमने कहा कि पहले तो इधर वाले सरफेस का देखो, तो इधर वाले सरफेस को मैंने ऐसे 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 कंप्लीट करके एक स्फीयर बना दिया कि ये इस स्फीयर का एक छोटा सा टुकड़ा है, इसमें से काट कर निकाला। तो इस स्फीयर का एक रेडियस सेंटर होगा। ऐसे ही आपने कहा कि अब इधर वाले का बताओ, तो चलिए इधर वाले का बताते हैं। इधर वाले का सेंटर यहाँ पर हो गया, इन दोनों सेंटर्स को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि ये तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अच्छा, इसको वर्टिकली ऐसे डिवाइड करिए, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर को यहाँ पर सी नहीं बोलते, बस ये याद रखना, सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी ना बोलकर 2f बोल देते हैं, f का डबल 2f, ठीक। तो इसको मैंने इस पॉइंट को 2f बोल दिया, तो ये उसका आधा हो गया। ऐसे इसको 2f बोल दूंगा, तो अगर उसको 2f बोला है तो भाई इसको 2f डैश बोल दो, और अगर इसको f बोल रहा है तो इसको आप f डैश बोल दीजिए।
कि कुल मिलाकर क्या समझ में आता है, क्योंकि यहाँ पर दो स्फीयर्स मतलब दो स्फीयर्स हम बना पा रहे हैं। मिरर में क्या था, मिरर में एक ही स्फीयर बना पा रहा था, तो वहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर भी एक ही था, वहाँ पर फोकस भी एक ही था। यहाँ पर क्या है, एक स्फीयर में इस तरफ बना पा रहा हूँ, एक स्फीयर में इस तरफ बना पा रहा हूँ, तो दो सेंटर्स ऑफ कर्वेचर है। सेंटर्स ऑफ कर्वेचर को यहाँ पर 2f इस वजह से बोला जाता है क्योंकि थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है। कुछ बुक्स जो हैं, कुछ बुक्स ऑप्टिकल सेंटर को O बोलती हैं, कुछ बुक्स ऑप्टिकल सेंटर को C बोल देती हैं। तो अगर आप ऑप्टिकल सेंटर को C बोल रहे हैं तो फिर ऑप्टिकल सेंटर में और सेंटर ऑफ कर्वेचर में कहीं कंफ्यूज ना हो जाए, इस वजह से वो झगड़ा खत्म कर दिया कि इसको अब आप ऑप्टिकल सेंटर सेंटर ऑफ कर्वेचर को C ना बोलकर 2f बोल देंगे। ठीक है, कोई ये 2f हो गया तो इसको 2f डैश बोल दिया, ये f हो गया तो ये f डैश हो गया, और जो बीच वाला पॉइंट है इसको फिर हम C बोलेंगे। ठीक है, NCERT में क्योंकि C बोला गया है इसलिए हम C बोलेंगे। ठीक है, चलिए जी, उसके बाद देखिएगा कार्टेशियन साइन इसके बिल्कुल सेम है जैसे पहले हमने देखे थे कि भाई अगर मैं लेंस मैंने रखा हुआ है कोई बीच में, अगर राइट साइड में कोई भी डिस्टेंस में मेज़र कर रहा हूँ तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में कोई भी डिस्टेंस मेज़र कर रहा हूँ तो नेगेटिव, ऊपर की तरफ कोई डिस्टेंस मेज़र कर रहे हैं तो पॉजिटिव, नीचे की तरफ कोई भी डिस्टेंस मेज़र कर रहे हैं तो नेगेटिव। ये वैसा ही है, बिल्कुल सिंपल। जैसे अपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस देखिए कि ये ओरिजिन है ना, तो अगर मैं इस तरफ कुछ भी मेज़र कर रहा हूँ तो भाई वो पॉजिटिव होगा ना। अगर कोई इमेज इस तरफ बन रही है राइट में तो उसका डिस्टेंस मुझे पॉजिटिव लेना है। अच्छा, ऑब्जेक्ट सीधा रखा जाता है तो वाई एक्सिस में इस तरफ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर कोई इमेज उल्टी बन रही है तो इसका मतलब क्या है कि उसकी हाइट को मुझे नेगेटिव लेना होगा। ऑब्जेक्ट हम जनरली लेफ्ट में लेते हैं तो इसका मतलब लेफ्ट में रखते हैं तो लेफ्ट वाला डिस्टेंस हम हमेशा नेगेटिव लेंगे। क्लियर है ना यहाँ पर, समझ गए? चलिए मैं आगे चलता हूँ। अभी ना मैं एक डेरिवेशन करवाऊंगा, वो डेरिवेशन स्टेप बाय स्टेप आप मेरे साथ नोट करिएगा। और वो जो डेरिवेशन है उसमें कुछ ऐसा है कि जो ये कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है इसमें हमें करनी होगी 4 डेरिवेशन, और जो कॉन्केव है कॉन्केव में हमको करनी होगी 2 डेरिवेशन। एक डेरिवेशन समझ लेना, बाकी की 5 समझ में आ जाएंगी, कोई मुश्किल नहीं होगी। ठीक है ना? चलिए जी 1 मिनट वेट कर लीजिए, बस अभी आ रहा हूँ। तो आप लिखेंगे रिफ्रैक्शन एट अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, ये आप लिखिएगा।
ये नोट कर दो, रिफ्रैक्शन एट अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। रिफ्रैक्शन एट अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। इसमें बात ना फर्स्ट लिखें, फर्स्ट पॉइंट करके लिखें, द ऑब्जेक्ट लाइज इन रेयर मीडियम the object lies in rarer medium and the image formed is real. The object lies in rarer medium and the image formed is real. ठीक है, देखिए क्या होता है कि यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने ना यहाँ पर ये देखा जैसे है रिफ्रैक्शन एट अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, तो हम ये कह रहे हैं कि अब हम रिफ्रैक्शन की बात करेंगे। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है कि अब जो लाइट है वो आर पार निकल जाएगी, अब लाइट रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस नहीं आने वाली, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन एट अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस मतलब मुझे कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस लेनी है, मुझे कॉन्वेक्स लेंस नहीं लेना, समझ रहे हैं। तो ये कुछ नई चीज़ है जो आप लोगों ने 10th में नहीं करी और यहाँ पर करेंगे। तो आप क्या करें, आप एक टुकड़ा निकाल लें, जो आपने स्फीयर में से एक कांच का टुकड़ा निकाला था वो निकाल लिया आपने, ऐसे निकाल लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम कि ये हमारे पास सरफेस कौन सी हो गई, ये हो गई कॉन्वेक्स सरफेस, और ये सरफेस कौन सी हो गई, ये कॉन्केव सरफेस हो गई। मुझे रिफ्रैक्शन कहाँ करवाना है, कॉन्वेक्स सरफेस पर रिफ्रैक्शन करवाना है, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं एंड द इमेज फॉर्म्ड इज रियल, ठीक। अच्छा जी, अच्छा इसमें अब हम एक काम करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे, इधर लिखेंगे द ऑब्जेक्ट लाइज इन रेयर मीडियम। ऑब्जेक्ट को मैं इधर रखने वाला हूँ, ये प्रिंसिपल एक्सेस बना दो, ये प्रिंसिपल एक्सेस बना दो। अब है क्या, ये जो लेंस है कुछ ऐसा होता है, समझिएगा। देखिए ऐसा होता है कि जैसे ना मान लो हमारे पास ये लेंस है, छोटा सा लेंस है, ठीक है। अभी इस लेंस को ना बड़ा कर दो, मैग्नीफाई कर दो, जितना बड़ा कर सकते हो उतना बड़ा कर दो ताकि समझने में कुछ आसानी हो। उसको मैंने ऐसे बना दिया बड़ा, इतना बड़ा लेंस बना दिया, ठीक है। तो होता क्या है कि लाइट रेज जो हैं वो लाइट रेज इधर से आती हैं, इसके अंदर जाती है और फिर इस तरफ निकल जाती है, आना टकराना, फिर यहाँ पर अंदर के अंदर इस लेंस के अंदर भी तो कुछ होता होगा, इसके अंदर भी तो कुछ होता होगा कि कभी तो रियल इमेज बन जाती है, कभी वर्चुअल इमेज बन जाती है, तो इसके अंदर भी तो कुछ होता होगा। तो हमने क्या करा है, अब हम ये कह रहे हैं कि हम इसके अंदर क्या हो रहा है हम उसको देखना चाहेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक ये है कि रिफ्रैक्शन यहाँ पर क्या हो रहा है। तो मैंने क्या करा, मैंने सिर्फ ये एक कॉन्वेक्स सरफेस निकाल ली, उसको यहाँ रख दिया। यहाँ पर मैं लिखूँगा, यहाँ पर जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं तो कहाँ रखते हैं, हवा में रखते हैं। तो इसको मैंने बोल दिया रेयर मीडियम, इसको हमने बोल दिया रेयर मीडियम, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको बोल दिया μ1, ठीक है। अच्छा अब इस तरफ क्या होगा, इस तरफ कांच ही कांच है, मैं उसके अंदर की कहानी देख रहा हूँ, मैं ये अभी देख ही नहीं रहा कि लाइट यहाँ पर टकरा कर फिर वापस यहाँ जाएगी ना। तो मैंने कहा कि इधर जो मीडियम है वो क्या है, वो डेंसर मीडियम, डेंसर, और डेंसर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको मैंने ले लिया μ2, ठीक है। तो रेयर हो गया μ1, डेंसर हो गया μ2, यहाँ तक क्लियर, ठीक। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद हमने कहा कि हमने ना ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट को हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लिया। तो इधर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन को मैंने मान लिया 2। उसके बाद फिर हम ये कहेंगे कि यहाँ से रेज ऑफ लाइट निकल रही है, न जाने कितनी, बहुत सारी रेज ऑफ लाइट निकल रही है। तो हम ना 2 रेज ऑफ लाइट लेकर चलेंगे, एक रे ऑफ लाइट ऐसी जाएगी
जो इस पर परपेंडिकुलरली स्ट्राइक कर रही है। तो जो इस पर परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करेगी वो सीधी निकल जाएगी ऐसे। हम जानते हैं रिफ्रैक्शन में अगर कोई भी रे ऑफ लाइट किसी सरफेस पर सीधी की सीधी परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करती है तो भाई उसमें डेविएशन नहीं होता, सीधी निकल जाती है। मैंने कहा एक रे ऑफ लाइट तो ये ले ली, एक रे ऑफ लाइट और ले लो ऐसे, एक रे ऑफ लाइट ऐसे। अब ये जो रे ऑफ लाइट है ये कहाँ से आ रही है? ये ऑब्जेक्ट से आ रही है। तो ऑब्जेक्ट से आने वाली रे ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं हम? इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट रे, है ना। वो जो इंसिडेंट रे है वो जिस पॉइंट पर स्ट्राइक करती है वहाँ पर मुझे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है। दैट परपेंडिकुलर इज कॉल्ड नॉर्मल। परपेंडिकुलर ड्रॉ करके रुक मत जाना, बिल्कुल आगे तक जाना जब तक कि प्रिंसिपल एक्सिस को टकरा ना जाए। ये टकरा गया। ये जो नॉर्मल है, ये जो नॉर्मल है, ये जब प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर टकराता है वही होता है आपका सी। सी मतलब आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, वही आपका सी होता है। ठीक। अच्छा, अभी मैं सी की बात इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैं पूरे लेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैंने सिर्फ एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस ली, इसलिए उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर सी बोलते हैं। अच्छा जी, अब इसके बाद हम कहेंगे कि रेयर मीडियम है, डेंसर मीडियम है। अगर ये मीडियम चेंज ना हुआ होता तो ये रे ऑफ लाइट आपकी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट ये ऐसे जाती सीधी, ठीक है। लेकिन रेयर से डेंसर में चली गई तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, मतलब ऐसे ना जाकर थोड़ी ऐसे हो जाएगी। तो नॉर्मल की तरफ ऐसे झुकी, चलती गई चलती गई चलती गई, कहाँ वहाँ तक खींचो इसको जहाँ तक ये प्रिंसिपल एक्सिस से टकराना चाहिए। ठीक। तो जहाँ पर ये प्रिंसिपल एक्सिस से टकराई है, अब मेरी इमेज यहाँ बन रही है, इमेज यहाँ बन रही है, इसको मैंने बोल दिया आई। क्लियर? ठीक है। दोबारा समझिए, ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट माना है, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट से मैंने दो रेज ऑफ लाइट ली हैं। एक रे ऑफ लाइट जो सीधी जा रही है, एक रे ऑफ लाइट जो थोड़ी टेढ़ी जा रही है। ठीक, सीधी वाली जो अनडेविएटेड सीधे सीधे गुजर जाएगी, इसीलिए इसके आर पार निकलने के बाद भी आई हुई है। और जो टेढ़ी जा रही है, ऑब्लिकली जा रही है, उसको जिस पॉइंट पर उसने टकराया उस पॉइंट पर आपने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, यानी कि परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी। तो वो रेयर से डेंसर पे जा रही है तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, वो नॉर्मल की तरफ झुक गई, तो ये ऐसे जा रही है। ठीक है। उसके बाद 3 एंगल्स आपको लेने हैं। ये हर डेरिवेशन में 6 डेरिवेशन हैं इसमें अभी टोटल, तो हर एक में यही आपको प्रोसीजर फॉलो करना है, बस डायग्राम थोड़ा बहुत चेंज होगा। जैसे अगले में मैं देखूंगा कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको डेंसर मीडियम में रखते हैं, है ना, और इमेज जो है वो रेयर मीडियम में, हम इस तरीके से देखेंगे। तो वहाँ पर आपके दिमाग में ये कन्फ्यूज़न आएगा कि यहाँ से निकलने के बाद में मतलब इसके अंदर क्या इमेज बनेगी, वो तो मैं यहाँ देख रहा हूँ। उसके बाद अगला केस में देखूंगा कि अब ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, अब उसकी इमेज बनेगी यहाँ पर। तो रिफ्रैक्शन में 2 काम होते हैं, एक बार ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट यहाँ पर टकराई और इमेज बनी यहाँ पर। अब वो काम इतना फटाफट होता है कि मुझे दिखाई नहीं देता, हम अंदर का देखना भी नहीं चाहते, हम तो फाइनल इमेज की बात करते हैं जो मुझे हवा में दिख रही है। तो अभी मैं वो देख रहा हूँ कि यहाँ पर इमेज बनेगी किस तरीके से। ठीक है। तो भाई देखिए, आपको ये याद रखना है कि ऑब्जेक्ट जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा उसको आपको हमेशा अल्फा लेना है, हमेशा उसको अल्फा लेना है। इमेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा उसको हमेशा बीटा लेना है। ठीक है। और ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा इसको हमेशा गामा लेना है। ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पर इंसिडेंट रे टकराएगी, इस वाले पॉइंट को हमेशा आप एन लेंगे, एन कैपिटल एन फॉर नेस्ट, कैपिटल एन। और कैपिटल एन से आप हमेशा यहाँ पर एक परपेंडिकुलर, हर डेरिवेशन में आप यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। ये परपेंडिकुलर आपने ड्रॉप कर दिया, ये जो परपेंडिकुलर है इसको आप ये जहाँ पर जिस पॉइंट पर टकराया है इसको बोलेंगे कैपिटल एन, एन एम। ये एक लाइन हो गई। और उसके अलावा जो एक ही सरफेस में लेकर चल रहा हूँ, तो यानी कि मैं अभी पूरे लेंस की तो बात नहीं कर रहा, तो इसका मतलब इट इज़ बिहेविंग लाइक अ मिरर, क्योंकि एक ही टुकड़ा है। तो मिरर वैसे है नहीं, मिरर है नहीं क्योंकि पीछे वाली सरफेस पॉलिश्ड नहीं है। लेकिन अगर एक टुकड़े की बात करते हैं तो हम इस पॉइंट को पोल बोल देते हैं, तो इसलिए मैंने इसको पोल बोल दिया, पी बोल दिया। ठीक है। यहाँ तक बता दीजिए सभी को क्लियर। और ये जो हमारा है इंसिडेंट रे, ये बनाएगा अल्फा एंगल, जो हमारा रिफ्रैक्टेड रे है ये बनाएगा एंगल बीटा, और ये जो नॉर्मल है ये एंगल बनाएगा गामा। क्लियर? ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब मैं देखूंगा एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा है। भाई ये जो इंसिडेंट रे है ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है ये आई एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये इस नॉर्मल के साथ
साथ जो एंगल बना रही है ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। समझ गए इनको? ठीक है, आई और आर अगर क्लियर हैं तो आगे चलते हैं। ये डायग्राम हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, डायग्राम कंप्लीट हो गया। इस डायग्राम में थोड़ा सा एक काम कर लें कि भाई पोल से और ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस होता है उसको मैं क्या बोल देता हूँ, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। पोल से इमेज तक का जो डिस्टेंस होता है उसको मैं क्या बोल देता हूँ, वी इमेज डिस्टेंस। अगेन पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकस वगैरह कुछ नहीं बना रहे हैं। ठीक है, तो ये तीन चीज़ लेकर चल रहे हैं। इसके बाद आगे की कहानी देखिएगा। देखिए अगला हम ये करेंगे कि यहाँ पर दो ट्रायंगल बनेंगे, एक NOC और एक NIC। एक ट्रायंगल बन रहा है NOC, मतलब ये जो N वाला पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यहाँ से ऑब्जेक्ट और C तक का, ऐसे ही N से इमेज और C तक का। तो ये जो दो ट्रायंगल्स हैं, इन दो ट्रायंगल्स में क्या हो रहा है ये देखिए। इन दो ट्रायंगल से मेरा पहला टारगेट क्या है कि मैं एंगल I और एंगल R निकालना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप इसमें नोट करिएगा इन ट्रायंगल NOC, इन ट्रायंगल NOC, ये जो ट्रायंगल NOC है NOC, ये ट्रायंगल है ना, तो इस ट्रायंगल के अंदर एक एंगल बन रहा है गामा, एक एंगल बन रहा है अल्फा। ठीक है, और जो तीसरा एंगल है, अगर कभी भी कोई भी साइड एक्सटेंड कर दी जाती है बाहर, तो वो किसी भी साइड के साथ जो एंगल बनाती है उसको एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है, एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। अगर देखिएगा ऐसे कहा कि ये ट्रायंगल होता है, ये ट्रायंगल है, अब यहाँ पर ये वाला एंगल है x, ये वाला एंगल है y, और ये बाहर वाला एंगल z दे रखा है, कि बाहर वाला एंगल z दे रखा है, तो z के बराबर वाले एंगल को तो मैं एडजेसेंट एंगल बोलूँगा, लेकिन जो बाकी के दोनों एंगल बचे उनको इंटीरियर अपोजिट एंगल बोलेंगे कि ये इसके इंटीरियर वाले और अपोजिट एंगल्स हैं, एडजेसेंट वाला नहीं है। तो z इज इक्वल टू x प्लस वाई होता है, ये होती है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। समझ गए, याद आ गया वो है ना, बचपन में करा था। तो जरा देखिएगा कि ये जो एंगल I है, I इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, सॉरी अल्फा प्लस गामा, क्योंकि मैं NOC ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। तो I इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, अल्फा प्लस गामा ब्रैकेट में लिख लीजिए, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ये हो गया। उसके बाद आप इसी तरीके से अब लिखें इन ट्रायंगल NIC। अब ट्रायंगल NIC की बात करते हैं। NIC कौन सा है, ये रहा N, I और C। इसमें भी दो इंटीरियर एंगल्स दिखाई दे रहे हैं, क्या, एक तो बीटा है, एक R है, और एक एक्सटीरियर एंगल दिख रहा है गामा। ठीक है, तो गामा इज इक्वल टू बीटा प्लस R। ठीक है, ऐसा लिखो, बीटा प्लस R इज इक्वल टू गामा। यहाँ पर भी वही रीजन लिखेंगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो भाई मैं R निकालूंगा यहाँ से, R की वैल्यू क्या होगी, गामा माइनस बीटा। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, I और R की वैल्यू निकल गई, I और R की वैल्यू निकल गई। उसके बाद फिर एक लाइन, सपोज all there is are paraxial का मतलब क्या है कि जितनी भी रेज है ना, ये बड़ी नज़दीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के बड़ी नज़दीक है, तो हमारा एंगल अल्फा बनेगा, ये भी छोटा सा बनेगा, जो एंगल गामा बनेगा ये भी छोटा सा, बीटा भी, बस सारे के सारे एंगल्स जो हैं वो बहुत छोटे छोटे बनेंगे। अगर जितनी भी रेज हैं
और हम ज़्यादातर जो डेरिवेशंस हैं वो पैराएक्सियल रेज के लिए ही हम करते हैं, ठीक है। समझना है ताकि ट्रायंगल हमको दिखाई दे, इसलिए थोड़ा सा बड़ा दिखा रहे हैं हम इसको, नहीं तो अगर बिल्कुल नज़दीक छोटा छोटा बनाएंगे दिखाई नहीं देगा, समझ के पाएंगे। सपोज ऑल द रेज आर पैराएक्सियल, देन all angles I, R, alpha, beta and gamma will be very small। ये सारे एंगल्स जो हैं बहुत छोटे होंगे। और एक चीज़ हमको ध्यान देनी है कि जब भी एंगल्स छोटे होते हैं ना, अगर मान लीजिए थीटा एंगल बहुत छोटा है तो साइन थीटा कैन बी टेकन इक्विवेलेंट टू थीटा, टैन थीटा कैन बी टेकन इक्विवेलेंट टू थीटा, ये होता है। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि क्योंकि सारे के सारे एंगल्स बहुत छोटे हैं तो हम ये कहेंगे कि अल्फा इज इक्विवेलेंट टू टैन अल्फा, ठीक है। तो जब भी एंगल्स छोटे होते हैं तो आप टैन अल्फा को अल्फा के इक्वल ले सकते हैं। टैन थीटा साइन, ऐसे ही साइन अल्फा होता तो साइन अल्फा को भी अल्फा के इक्वल आप ले सकते थे, ठीक। तो टैन अल्फा इज इक्विवेलेंट टू अल्फा। अब ये जो टैन अल्फा है ये निकालो, अल्फा कौन से ट्रायंगल में दिखाई दे रहा है, ये परपेंडिकुलर डाला ही इस वजह से गया था, परपेंडिकुलर इस वजह से डाला गया था क्योंकि आप ये साइन कॉस थीटा वगैरह सब कुछ निकाल किस में सकते हो, ये रेशो किस में निकाल सकते हो, राइट ट्रायंगल में, और तो वही लगा नहीं सकते। तो आप ये देखिएगा टैन अल्फा कैसे निकाला जाएगा भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ लिखे एन अपॉन ओ एम, एन अपॉन ओ एम। और इसको एक काम करो, इसको फिर एक इक्विवेलेंट साइन लगाइए और यहाँ लिख दीजिए एन एम अपॉन ओ पी। एक लाइन लिखेंगे लास्ट में, उसमें ये लिखेंगे बिकॉज एम एंड पी आर वेरी स्मॉल, एम और पी बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं, एम एंड पी आर वेरी क्लोज, ये दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। तो हमने ये कह दिया कि ओ एम अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ओ पी होता है। ऐसा क्यों कहा, इसलिए कहा कि एन एम को तो एन एम ही लिखा रहने दो, लेकिन अगर ये ओ पी लिख दूंगा तो ओ पी की जगह मैं यू लिख सकता हूँ, मैं ओ पी की जगह यू लिख सकता हूँ। ओ पी क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ना, तो उसको हम यू लिख सकते हैं। तो हमने इसको एन एम अपॉन ओ पी लिख दिया और रीजन में लिखेंगे सिंस पी इज वेरी क्लोज टू एम, क्योंकि ये जो पी है ये एम के, कैपिटल एम के काफ़ी नज़दीक है, बहुत क्लोज है। अब अल्फा निकाला है तो भाई बीटा भी निकालो और गामा भी निकालो, सब कुछ निकालो, तो बीटा निकालते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जो हमारा बीटा है, क्योंकि एंगल बहुत स्मॉल है तो बीटा भी इक्विवेलेंट टू टैन बीटा। टैन बीटा कौन से ट्रायंगल में है, राइट ट्रायंगल एन एम आई, तो टैन बीटा अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस एन एम अपॉन आई एम। इसको भी इक्विवेलेंट करके लिखें एन एम अपॉन आई पी। अब एन एम को तो एन एम भी लिखा रहने दीजिए, इसको भी आई पी को आई पी लिखा रहने दीजिए, बस इतना, बाद में डालूंगा वैल्यूज, ठीक है ना, साइन कन्वेंशन भी यूज़ करा जाएगा इसलिए कह रहा हूँ। ऐसे ही गामा इज इक्विवेलेंट टू टैन गामा। अब गामा कौन से ट्रायंगल में है, एन एम सी में, तो ये एन एम अपॉन सी एम, एन एम अपॉन सी एम इज इक्विवेलेंट टू एन एम अपॉन सी पी, ठीक है, ये हो गया। तो ये हमने अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू निकाली। अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू क्यों निकाली, इस वजह से निकाली क्योंकि आई और आर की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, ठीक है। आई में भी अल्फा और गामा की ज़रूरत है और आर में गामा और बीटा की ज़रूरत है, तो इस वजह से हमने अल्फा बीटा और गामा की वैल्यूज़ निकाली हैं। फिर आप क्या करेंगे यहाँ पर कि फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या होता है, रिफ्रैक्शन का सेकंड लॉ, फ्रॉम स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ ये कहता है कि जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर के इक्वल होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, साइन आई अपॉन साइन आर, आप ऐसे लिखोगे साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू 1 म्यू 2, समझ गए।
क्योंकि मैं एक मीडियम से दूसरे में नहीं, मैं मीडियम नंबर 1 से म्यू1 से मैं म्यू2 तक जा रहा हूँ, ठीक है। और 1 म्यू2 को क्या लिखा जाता है, म्यू2 अपॉन म्यू1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ठीक। तो इसको क्या लिखेंगे भाई, म्यू2 अपॉन म्यू1, ठीक है। ये हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो म्यू1 आ जाएगा साइन आई के साथ और म्यू2 आ जाएगा साइन आर के साथ। म्यू1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू2 साइन आर, ये हो गया। सारे एंगल स्मॉल थे, तो साइन आई को भी आई के इक्विवेलेंट लिया जा सकता है और साइन आर को भी आर के इक्विवेलेंट लिया जा सकता है। जैसे tan बीटा इक्विवेलेंट टू बीटा, tan गामा इक्विवेलेंट टू गामा, इसी तरीके से हम एंगल क्योंकि स्मॉल है, अब ये मिटा रहा हूँ इधर से, साइन आई इज इक्विवेलेंट टू आई, इसी तरीके से साइन आर इज इक्विवेलेंट टू आर, ठीक है। ये हो गया। ये करने के बाद में हमारी ये जो इक्वेशन है ये क्या बन गई, देयरफॉर क्या था, म्यू1 साइन आई, तो साइन आई की जगह हम आई लिख दीजिए, म्यू1 आई इज इक्वल टू म्यू2 साइन आर, तो साइन आर की जगह आर लिख दीजिए, म्यू2 आर। ये हो गया। ये करने के बाद आई और आर की वैल्यू डालिए इक्वेशन नंबर 1 और 2 में से। आई की वैल्यू क्या थी, अल्फा प्लस गामा, तो आई की वैल्यू डालिए अल्फा प्लस गामा, म्यू1 इंटू अल्फा प्लस गामा म्यू2, आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू है गामा माइनस बीटा, तो म्यू2 इंटू गामा माइनस बीटा, ये हो गया। अल्फा गामा बीटा इन सब की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, अब वो वैल्यूज डालिए। म्यू1 इंटू अल्फा की वैल्यू क्या निकाली थी, अल्फा की वैल्यू हमने निकाली थी भाई एन एम अपॉन ओ पी, यहाँ देखो एन एम अपॉन ओ पी, और गामा की वैल्यू, ये भी गामा की वैल्यू एन एम अपॉन सी पी, एन एम अपॉन सी पी, ये हो गया। इज इक्वल टू म्यू2 गामा माइनस बीटा, गामा की वैल्यू एन एम अपॉन सी पी माइनस बीटा की वैल्यू एन एम अपॉन आई पी। अब दोनों तरफ आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि इधर भी न्यूमरेटर में एन एम आ रहा है, एन एम कॉमन ले लो, इधर भी न्यूमरेटर में एन एम आ रहा है, कॉमन ले लो। तो म्यू1 एन एम ले लिया मैंने कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा, 1 अपॉन ओ पी प्लस 1 अपॉन सी पी इज इक्वल टू म्यू2, यहाँ पर भी एन एम ले लिया कॉमन, तो क्या बचा 1 अपॉन सी पी माइनस 1 अपॉन आई पी। एन एम से काट दो एन एम को, एन एम से एन एम को काट दीजिए। इसके बाद ये हमारे पास आ गया म्यू1 अपॉन ओ पी, मल्टीप्लाई करो एक्सपेंड करो, म्यू1 अपॉन ओ पी प्लस म्यू1 अपॉन सी पी, फिर म्यू2 को इससे मल्टीप्लाई करो तो म्यू2 अपॉन सी पी, और इसको इससे मल्टीप्लाई करो माइनस म्यू2 अपॉन आई पी। तो सी पी वाले दोनों यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। इनको तो राइट हैंड साइड पर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, ये हो गया म्यू1 अपॉन ओ पी प्लस म्यू2 अपॉन आई पी इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन सी पी, म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन सी पी, ये हो गया, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद में अब मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि भाई ओपी को मैं क्या बोलूँगा, ओपी को मैं बोलूँगा यू, लेकिन साइन कन्वेंशन यूज़ करेंगे तो यू ना बोलकर क्या बोलेंगे, माइनस यू, लेफ्ट साइड में है भाई। पोल से लेफ्ट में जितने भी आप डिस्टेंस करते हैं सारे नेगेटिव होते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा माइनस यू, तो यहाँ लिखेंगे म्यू1 अपॉन माइनस यू, ये हो जाएगा म्यू1 अपॉन माइनस यू प्लस अब म्यू2 अपॉन आई पी, डिस्टेंस इसको पोल से मेजर करे जाते हैं, तो आई पी, आई से पी तक का डिस्टेंस पोल से मेजर करोगे तो कहाँ चल रहे हो, राइट की तरफ, तो पॉजिटिव भी, ये हो गया प्लस का भी। फिर म्यू2 माइनस म्यू1, म्यू2 माइनस म्यू1
ये हो गया। और सी पी, सी और पी के बीच का डिस्टेंस मेजर तो पोल से करा जाएगा, राइट साइड में मेजर कर रहे हैं, तो ये प्लस का आर होगा, माइनस का आर ना होते हुए प्लस का आर होगा। बताइए जी, क्लियर है? ठीक है। अब क्या करिए, हम जनरली नेगेटिव वाला टर्म बाद में लिख लेते हैं भाई, म्यू 1 अपॉन माइनस यू है तो उसको माइनस म्यू 1 अपॉन यू बोल देते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे म्यू 2 अपॉन वी माइनस म्यू 1 अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन आर। म्यू 2 अपॉन वी माइनस म्यू 1 अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन आर। ठीक है। और आप ये देखिएगा कि जब भी हमारी इमेज रियल बनेगी ना, जब भी हमारी इमेज रियल बनेगी तो हमारा ये रिलेशन आएगा, चाहे रेयर से डेंसर में जाओ, चाहे डेंसर से रेयर में जाओ। तो हर एक में मेरा बस डायग्राम थोड़ा सा अलग हो जाएगा, हर एक में डायग्राम थोड़ा सा अलग हो जाएगा, लेकिन डेरिवेशन बिल्कुल सेम ही है। ये स्टेप्स क्या, सबसे पहले आपने डायग्राम बनाया, फिर आप कहेंगे ऑब्जेक्ट से जो रे ऑफ लाइट निकली वो जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बनाती है वो अल्फा बनाती है, इमेज वाली जो है वो बीटा बनाती है, नॉर्मल जो है वो गामा बनाती है। अल्फा बीटा गामा 3 एंगल, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, जो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ बनाएगी वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। तो 5 एंगल मिल गए, ठीक है, आई आर अल्फा बीटा गामा, ये मिल गया। फिर मुझे क्या करना होगा, मैं हर एक डेरिवेशन में ये लिखूंगा सिंस ऑल द रेज आर पैराक्सियल, इसलिए ऑल द एंगल्स आर वेरी वेरी स्मॉल, आई आर अल्फा बीटा गामा दे ऑल आर वेरी वेरी स्मॉल। ये सारे छोटे हैं एंगल, छोटे हैं तो क्या करेंगे, अल्फा इज इक्विवेलेंट टू 10 अल्फा, बीटा इज इक्विवेलेंट टू 10 बीटा, गामा इज इक्विवेलेंट टू 10 गामा। तो हमने क्या करा, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकाल ली, फिर स्नेल्स लॉ लगाया, फिर कहा कि नहीं साइन आई भी आई के इक्वल होगा, साइन आर भी आर के इक्वल होगा क्योंकि एंगल स्मॉल है, ठीक है। और फिर ये रिलेशन बनेगा, हर एक में यही बनेगा, म्यू 1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू 2 साइन आर। ये तो जब ये बन गया, ये बनने के बाद में आपने आई की और आर की जो वैल्यू निकाली थी वो डाली, दोनों तरफ एन एम कॉमन आया, एन एम से एन एम को काट दिया, उसके बाद आपने साइन कन्वेंशन के हिसाब से ओ पी की वैल्यू इस तरफ है नेगेटिव ले लिया, उस तरफ है तो पॉजिटिव ले लिया, बस यही करना है, हर एक में करना है। और मैं आपको इसमें जैसे 6 है ना ये केसेस, मैं 6 केसेस में अभी एक केस और कराऊंगा, लेकिन बाकी के जो केसेस हैं वो सारे आपको ही दूंगा, आप ही करना, और आप कर लोगे, इंटरेस्टिंगली करोगे, आपको अच्छा लगेगा कि हाँ हम खुद से डेरिवेशंस को कर पा रहे हैं। तो वो 6 के 6 डेरिवेशन रटने नहीं पड़ेंगे आपको, जैसे ये अभी करा है सेम प्रोसीजर से हम अगले वाला करेंगे, आप कंफर्टेबल हो जाओगे अगले वाले डेरिवेशन, और फिर बाकी के जो 4 हैं वो आप खुद कर पाओगे। मतलब आगे की कहानी क्या होगी खुद सोचो। मैंने कहा ना कि पतला लेंस है, मैंने उसको बहुत मोटा करके देख लिया, अब मैंने कहा कि ये इसके अंदर की कहानी है। अब क्या होगा, ये अगर लेंस है तो भाई यहाँ से लाइट रे वापस भी तो निकलेगी रेयर मीडियम में, मैं ये लेंस के अंदर की कहानी देख रहा हूँ तो यहाँ से वापस भी तो निकलेगी, तो जब वापस निकलेगी, वापस वाला केस हमारा केस सेकंड है, ठीक है। मैं कल की क्लास में कराता हूँ, कल रखूँगा मैं ऑनलाइन एक्स्ट्रा क्लास रखूँगा, तो उसमें आप करिएगा, ठीक है। आज इतना ही कर लीजिए, समझ में आ गया ना सबको, ये डेरिवेशन का अप्रोच समझ में आ गया। अच्छा मैथ्स की जो मैं बोल रहा था बताओ।